नमस्कार, जेडीसी मंत्रा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फरवरी में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.13 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये सालाना आधार पर 7% की वृद्धि को दिखाता है। इस तरह देखा जाए तो फरवरी लगातार पांचवा माह रहा जब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ। इससे इकोनॉमिक रिकवरी के संकेत मिलते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से फरवरी को जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। हालांकि फरवरी में वस्तु एवं सेवा कर का कलेक्शन जनवरी 2021 के मुकाबले कम रहा। इस कैलेंडर वर्ष के पहले महीने में रिकॉर्ड 1,19,875 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, फरवरी में जीएसटी के माध्यम से कुल 1,13,143 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ। इसमें सीजीएसटी के रूप में सरकार ने 21,092 करोड़ रुपए, एसजीएसटी के रूप में 27,273 करोड़ रुपए, आईजीएसटी के रूप में 55,253 करोड़ रुपए, वस्तुओं के आयात शुल्क के रूप में 24,382 करोड़ रुपए के संग्रह सहित सेस के रूप में 9,525 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात पर एकत्र सेस सहित जुटाए। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 5 महीने से जीएसटी राजस्व में रिकवरी का सिलसिला जारी है और पिछले साल फरवरी के मुकाबले इस साल फरवरी में जीएसटी संग्रह में 7% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले साल के समान महीने की तुलना में इस साल फरवरी में वस्तुओं के आयात से होने वाले राजस्व में 15% की वृद्धि होने को मिली। वहीं घरेलू स्तर पर लेन देन, सेवाओं के आयात सहित में 5% का इजाफा दर्ज किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियां चीनी हैकर्स के निशाने पर है। भारत में कोरोना टीकाकरण के बीच भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैकर्स ने टारगेट किया। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई। हैकर की ये कोशिश चीन समर्थित हैकर के एक ग्रुप ने की थी। राइटर्स ने साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफर्मा के हवाले से बताया कि जिन 2 वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई, उनके वैक्सीन के डोज का उपयोग देश के टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है। बताया गया है कि इसका मकसद भारत की कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन को बाधित करना था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन समर्थित हैकर्स के एक ग्रुप ने हाल के हफ्तों में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 2 भारतीय कंपनियों के आईटी सिस्टम को निशाना बनाया। इनमें भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एसआईआई शामिल है। हैकर्स ने इन कंपनियों को आईटी सिक्योरिटी से सेध लगाने की कोशिश की। सिंगापुर और टोक्यो में स्थित साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफर्मा ने बताया कि चीनी हैकर्स APT10, जिसे स्टोन पांडा के नाम से भी जाना जाता है, ने भारत के बायोटेक और एसआईआई के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश की थी। बता दें कि एसआईआई दुनिया के कई देशों के लिए वैक्सीन बना रहा है। गौरतलब है कि भारत और चीन दोनों ही देश अलग अलग देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। भारत दुनिया भर में बिकने वाली सभी वैक्सीन का 60% से अधिक उत्पादन करता है। ऐसे में चीन भारत की कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन को बाधित करना चाहता था। इसलिए हैकर्स ने भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को टारगेट किया। वहीं इस मसले पर चीन के दूतावास की तरफ से बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि चीन साइबर सुरक्षा के रक्षक के तौर पर किसी भी तरह के साइबर अटैक का दृढ़ता से विरोध करता है। साइबर अटैक के मसले पर पूर्व धारणा या अनुमानों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी पर बिना पर्याप्त सबूत के आरोप लगाना और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। उधर माइक्रोसॉफ्ट ने नवंबर में कहा था कि उसने भारत, कनाडा, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन कंपनियों को टारगेट करने वाले रूस और उत्तर कोरिया के साइबर हमलों का पता लगाया। उत्तर कोरियाई हैकर्स ने ब्रिटिश ड्रग मेकर एस्ट्राजेनेका के सिस्टम से सेध लगाने की कोशिश की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के विधायक बलराज कुंडू ने के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे मारे। इस छापेमारी में विभाग ने 1 करोड़ रुपए के अलावा $14,000 करीब 10,30,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही 15 लॉकर सील किए गए हैं। विभाग ने इसकी जानकारी अपनी साइट पर डाली है।
रोहतक जिले के महम क्षेत्र के विधायक कुंडू के 20 ठिकानों पर 2 दिन चली छापेमारी के बाद आयकर विभाग की आयुक्त सुरभि आलूवालिया ने ये जानकारी दी है। जांच के दौरान ये पाया गया कि आयकर रिटर्न में 25 करोड़ की जो एंट्री दिखाई गई है वह शक के दायरे में है। ऐसा इसलिए कि विभाग को अभी एंट्री से संबंधित डाटा नहीं मिला है। कुंडू की कंपनी रियल एस्टेट, सड़क, राजमार्ग, पुल और रनवे निर्माण के सरकारी ठेके लेती है। जांच में यह भी पाया गया है कि कंपनी ने सभी ठेकेदारों के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च दिखाया हुआ है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र विधायक कुंडू पिछले काफी समय से केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को न केवल अपना समर्थन दे रहे थे बल्कि बॉर्डर पर किसान रसोई भी चला रहे थे। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड हिस्सा लेने वाले कुंडू ने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले हरियाणा के किसान परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी रणनीतिकार पीके यानी प्रशांत किशोर के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमें ये सूचना साझा करते हुए खुशी हो रही है कि प्रशांत किशोर मेरे प्रधान सलाहकार के रूप में मुझसे जुड़े हैं। वह पंजाब के लोगों की भलाई के लिए एक साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। प्रशांत किशोर फिलहाल पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के लिए लगातार 2 विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद पीके की रणनीति से पार्टी को पंजाब में चुनाव प्रचार में मदद मिली थी। पंजाब में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है। इसे देखते हुए कैप्टन अमरिंदर ने इस फैसले को इससे जोड़ते हुए देखा जा रहा था। ये बात जानकर हैरानी हो सकती है। इसलिए सच यही है कि पंजाब के सीएम के मुख्य सलाहकार के तौर पर काम करने वाले प्रशांत किशोर को सैलरी के तौर पर महज 1 रुपए मिलेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें महज 1 रुपए की सैलरी पर अपना प्रधान सलाहकार बनाया है, लेकिन पीके की हैसियत पंजाब में अब एक मंत्री के बराबर होने जा रही है। उनकी सैलरी महज 1 रुपए है, लेकिन बाकी की सुख सुविधाएं उन्हें मंत्री के दर्जे की ही दी जा रही है। इस संबंध में पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पंजाब सरकार की ओर से उन्हें एक निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी दी जाएगी। उसके साथ ही एक प्राइवेट असिस्टेंट, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, एक क्लर्क और 2 चपरासी दिए जाएंगे। पंजाब की अमरिंदर सरकार की ओर से प्रशांत किशोर को तमाम सुविधाओं से युक्त एक सरकारी बंगला दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें मंत्री की तरह कैंप ऑफिस, आवास और दफ्तर में टेलीफोन सुविधा दी जाएगी। यात्रा के लिए उन्हें मंत्री की तरह ट्रेन और फ्लाइट में एग्जीक्यूटिव क्लास की यात्रा सुविधा दी जाएगी। वहीं प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमीशन उन्हें परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मेडिकल सुविधाओं के अलावा उन्हें हॉस्पिटैलिटी के लिए भी 5,000 रुपए प्रति महीने खर्च करने को दिए जाएंगे। बिहार में पीके जेडीयू के तत्कालीन अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सलाहकार थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ उनकी खटास हो गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ साथ कोविड के बाद फिटनेस के प्रति तेजी से बढ़ी जागरूकता के चलते अब लोग साइकिल को तरजीह देने लगे हैं। ऐसे में पिछले 8 महीनों में साइकिल की बिक्री में आज तक के सबसे बड़े व्यापार की छलांग लगाई है। ऐसे में कंपनियां अब इस सेगमेंट को भुनाने के लिए नए नए प्रयास कर लेटेस्ट मॉडल मार्केट में उतार रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश की अग्रणी साइकिल निर्माता कंपनी A1 साइकिल लिमिटेड की ओर से अब इलेक्ट्रिक साइकिल सेगमेंट भी एंट्री कर दी है। इसके शुरुआत सोमवार को दिल्ली रोड स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में A1 साइकिलेक के 2 मॉडल लॉन्च कर दी गई है। इसे कंपनी के सीएमडी ओंकार सिंह पाहवा ने ज्वाइंट एमडी ऋषि पाहवा और डायरेक्टर मनदीप पाहवा की मौजूदगी में लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि साइकिल अब हर घर का हिस्सा बन रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक साइकिल की डिमांड तेज हुई है। जो लोग साइकिल चलाते समय थक जाएंगे अब वे इसे एक स्विच से इलेक्ट्रिक में तब्दील कर चला सकते हैं। कंपनी की ओर से इसमें अधिकतर उत्पादन मेक इन इंडिया लगाई है, जबकि कुछ पार्ट्स के लिए अभी दूसरे देशों पर आधारित रहना पड़ा है। आने वाले 6 महीने में सारे उत्पाद कंपनियों की ओर से इन हाउस को बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक साइकिल की खूबियों का जिक्र करते हुए ज्वाइंट एमडी ऋषि पाहवा ने कहा कि अभी कंपनी की ओर से 2 मॉडल 24,999 और 27,999 में लॉन्च किए गए हैं।
इस साइकिल की पेंडल और बैटरी दोनों से चलाया जा सकता है। 4 घंटे की चार्जिंग पर 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकता है। इसमें फिटनेस से संबंधित गैजेट्स भी उपलब्ध हैं। इसमें सिमोना गियर, डबल बॉल एलॉय, डबल डिस्क ब्रेक, फ्रंट फॉर्क सस्पेंशन, एलॉय विद डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, लियोन बैटरी सहित कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीएमडी ओंकार सिंह पावा के मुताबिक कंपनी की ओर से नीलों के पास लगाए जा रहे प्लांट में दिसंबर से प्रोडक्शन आरंभ कर दी जाएगी। इसके लिए अगस्त माह से सैंपलिंग वर्क आरंभ हो जाएगा। इस प्लांट के आरंभ होने से रोजाना 5000 अतिरिक्त साइकिलों का निर्माण होगा। कंपनी इस प्लांट पर 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में निर्मली और सरायगढ़ के बीच जल्द ही रेल सेवा शुरू होने जा रही है। यहाँ 87 साल बाद रेल सेवा शुरू की जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। रेल का ट्रायल रन रविवार को किया जा चुका है। इस दौरान एक इंजन निर्मली पहुंचा था। रेल मंत्री ने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 87 साल बाद बिहार के निर्मली तक रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा हुआ, जिस पर ट्रेन का स्पीड ट्रायल कराया गया। दर्शकों पुराना सपना साकार होने पर लोगों में इंजन के सामने पूजा कर मोदी जी के समर्थन में नारे लगाए। जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1934 में मिथिलांचल में भूकंप आया था, जिसके बाद निर्मला के सरायगढ़ के बीच का रेलवे खंड की निलंबित कर दिया गया। इतने साल बाद जब इंजन निर्मली पहुंचा तो लोगों में खुशी जाहिर करते हुए इंजन की पूजा की। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्पीड ट्रायल सफल होने की सूचना विभाग को दी जाएगी। इसके बाद पैसेंजर ट्रेन परिचालन की तारीख और समय तय किया जाएगा। इतना ही नहीं, रेल और सड़क के लिए कोसी महासेतु का निर्माण पूरा हो चुका है। इसे भी जल्द ही आम जनता के लिए चालू किया जाएगा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोसी नदी पर रेलवे पुल बनाने की आधारशिला रखी थी। साथ ही उन्होंने ही इसे कोसी महासेतु नाम भी दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। CICSE के मुख्य कार्यकारी एवं सचिव गैरी अराथुल ने बताया कि ICSE जो कक्षा 10वीं की परीक्षा है वह 5 मई से 7 जून तक आयोजित की जाएगी। गैरी अराथुल ने बताया कि ISC जो कक्षा 12वीं की परीक्षा है वह 8 अप्रैल से 16 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का परिणाम जुलाई तक स्कूलों के प्रमुखों को संयोजकों के माध्यम से जारी किए जाएंगे। इस बार परिणाम नई दिल्ली में काउंसिल के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उम्मीदवारों, अभिभावकों या संरक्षकों से किसी पूछताछ को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गैरी अराथुन ने बताया मुताबिक कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 अप्रैल को कंप्यूटर विज्ञान प्लानिंग सत्र के साथ शुरू होगी। 9 अप्रैल से शुरू होने वाली अन्य विषयों की परीक्षा के लिए निर्धारित 3 घंटे के बजाय परीक्षार्थियों को इस बार 90 मिनट मिलेंगे। बोर्ड परीक्षा फरवरी मार्च में आयोजित की जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते परीक्षा में देरी हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर साल एक ही समय में आसपास बोर्ड परीक्षा आयोजित करता है, लेकिन इस साल अप्रैल मई में परीक्षाएं होंगी। वहीं 9 अप्रैल से शुरू होने वाले अन्य विषयों की परीक्षा का समय 3 घंटे होगा। CICSE की कक्षा 12 की समय सारिणी में बताया गया है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, भारतीय संगीत, फैशन डिजाइनिंग, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर विज्ञान और गृह विज्ञान विषयों की व्यवहारिक परीक्षाओं की तिथियां और समय संबंधी स्कूल की ओर से जारी की जाएगी। अराथुल ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाने चाहिए। यही नहीं, साल 2022 में परीक्षाओं में फिर से बैठने वाले या कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन ऑनलाइन भरने होंगे। परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल लागू होगा, जिसमें शारीरिक दूरी के साथ मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार के कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर कोरोना टीका लगवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि प्ले स्टोर
पर उपलब्ध कोविन ऐप सिर्फ प्रशंसकों के इस्तेमाल के लिए है। उसको कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। ज्ञात हो कि वरिष्ठ नागरिकों व अन्य रोगों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए देशव्यापी टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो गया। पंजीकरण में लोगों को हो रही परेशानी के बाद मंत्रालय की ओर से ये स्पष्टीकरण आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 टीकाकरण के लिए केवल कोविन पोर्टल के माध्यम से ही पंजीकरण करवाया जा सकता है। लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए कोई कोविन ऐप नहीं है। प्ले स्टोर पर उपलब्ध ऐप केवल प्रशंसकों के लिए है। सरकार का कहने का मतलब ये है कि अगर आम आदमी को कोरोना वैक्सीन लगवानी है तो उन्हें कोविन वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा। नागरिक किसी भी समय और कहीं भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण और बुकिंग कोविन 2.0 पोर्टल का उपयोग करके या आरोग्य सेतु जैसे अन्य आईटी एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि 1 मार्च को कोविन वेबसाइट पर पंजीकरण सुबह 9 बजे शुरू होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। सीएनजी गैस के दाम में 70 पैसे प्रति किलोग्राम और 5 नेचुरल गैस में 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बयान में कहा कि दिल्ली में अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत 43.40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 49.08 प्रति किलोग्राम की दर से सीएनजी मिलेगी। दिल्ली में अब पीएनजी की नई कीमत 28.41 रुपए प्रति एसएम होगी। बता दें कि सोमवार को ही रसोई गैस यानी एलपीजी के प्रति सिलेंडर 25 रुपए की और वृद्धि हुई। एक माह में रसोई गैस सिलेंडर के दाम चौथी बार बढ़े हैं। फरवरी से अब तक 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 125 रुपए बढ़ चुके हैं। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर का दाम 794 रुपए से बढ़कर 819 रुपए हो गया है। ये वृद्धि सभी श्रेणियों, सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले दोनों सिलेंडरों में की गई है। सभार डेली हंट डेली होम। धन्यवाद जेडीसी मंत्री।